बात कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और हमने देखा किस प्रकार से फ्रांस में चेंजेज आए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो स्थापित हुई, और ये जो चेंजेज हुए, इन चेंजेस से पहले एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ, बौद्धिक क्रांति। कोई भी परिवर्तन होता है तो उसमें पहले लोगों के दिमाग में परिवर्तन होता है, विचारों में चेंज आता है, और विचारों में जो चेंज आता है इसी को हम इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन बोलते हैं। और विचारों में चेंज कोई एक दिन में नहीं आता, एक लंबा टाइम लगता है, और बहुत सारी चीज़ें विचारों में चेंज लाने के लिए कारण बनती हैं। और सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ उस क्षेत्र का साहित्य, किताबें और फिलोसफर्स ऑलवेज बौद्धिक क्रांति में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। हम देखेंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है वहाँ पर भी रेवोल्यूशन से पहले इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ है, और कुछ फिलोसफर्स हैं जिन्होंने वहाँ के लोगों की मस्तिष्क में परिवर्तन ला दिया और एक चेंज थिंकिंग कर दी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस में जज थे और बहुत बड़े फिलोसफर थे। इनके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इन्होंने एक बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, और उस किताब में इन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात की, गवर्नमेंट की पावर को, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर पावर अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर अलग होनी चाहिए और जुडिशरी अलग होनी चाहिए। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी तो उनका जो ये सिद्धांत है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। हमने देखा था लेजिस्लेचर, नेशनल असेंबली, किंग और मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव थे, और जुडिशरी अलग जो एक्टिव सिटीजन्स वोट डालकर बनाते थे। तो यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सिद्धांत दिया ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और फ्रांस में ही नहीं, जब अमेरिका फेडरेशन बना, यूएसए बना सिविल वार के बाद में, तो वहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी को एडॉप्ट किया गया। तो मॉन्टेस्क्यू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम बात करेंगे एक और फिलोसफर, वोल्टेयर ने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच की। जब राजा था तो राजाओं के ज़माने में, मोनार्की में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता था, और अगर राजा के खिलाफ कोई बोलता था तो उसे पनिशमेंट मिल जाता था। लेकिन ये आइडिया वोल्टेयर ने दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जब फ्रांस में सिटीजन्स के राइट्स डिक्लेयर किए गए तो फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया। और आज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिला हुआ है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे पहले बात की वोल्टेयर ने, लोगों के दिमाग में इस आइडिया को ला दिया उसने। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कॉन्सेप्ट भी देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से आया? वोल्टेयर ने बताया, और वोल्टेयर के इस आइडिया को भी फ्रांस में बाद में अडॉप्ट किया गया। सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ये थ्योरी भी, ये आइडिया भी वोल्टेयर ने लोगों को बताया। महान फिलोसफर था वोल्टेयर। यही क्या है? सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट इज नोन एज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, जिसमें अगर हम यूरोप की बात करें, इंडिया में तो धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन कुछ और हो जाती है, लेकिन यूरोप के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता क्या है? सेपरेशन ऑफ चर्च
एंड स्टेट। तो ये आइडियाज़, नए आइडियाज़ लोगों के दिमाग में वोल्टेयर ने भर दिए। और वोल्टेयर ने चर्च की जो व्यवस्थाएं थीं, जो चर्च कहता था कि मैं हेवन का टिकट दे रहा हूँ, जो चर्च कहता था मैं सिन ऑफ लेटर दे रहा हूँ, इन सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और वोल्टेयर की राइटिंग्स से बहुत लोग प्रभावित हुए और वोल्टेयर ने फ्रांस की जनता के दिमाग को बदल कर रख दिया। अब एक तीसरा फिलोसोफर रूसो। रूसो वो व्यक्तित्व है जिसके लिए कहा जाता है कि यदि रूसो पैदा नहीं होता तो शायद फ्रांस में क्रांति ना होती। इतना इम्पोर्टेंट रोल है रूसो का बौद्धिक क्रांति में फ्रांस की। उसने एक बुक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक क्या है देखिएगा, इससे पहले एक प्रिंसिपल था डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी ये क्या है पहले ये समझें। डिवाइन थ्योरी में क्या था कि ये कहा जाता था कि राजा को ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, और जब भगवान ने राजा को बनाया है तो राजा भगवान के प्रति उत्तरदायी है, ना कि जनता के प्रति। और जनता राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो भगवान का प्रतीक है, जिस कारण जनता इस बात में विश्वास करती थी और राजा का विरोध नहीं करती थी। तो उसने, हालांकि जॉन लॉक ने सबसे पहले डिवाइन राइट की थ्योरी का विरोध किया, लेकिन रूसो ने उस थ्योरी को आगे बढ़ाया और उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक लिखी जिसमें उसने बताया कि कोई डिवाइन राइट नहीं है। समाज में एक समझौता हुआ और व्यवस्था चलाने के लिए उस समझौते के अनुसार एक व्यक्ति को राजा बना दिया गया, तो कोई डिवाइन राइट नहीं है। साथ ही साथ रूसो ने कहा कि अ मैन वाज बॉर्न फ्री, एक व्यक्ति पैदाइशी स्वतंत्र होता है और उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस प्रकार के आइडियाज़ ने पूरे फ्रांस का ही नहीं पूरे यूरोप में बौद्धिक क्रांति ला दी और फ्रांस की जनता तैयार हुई, उसका दिमाग तैयार हुआ परिवर्तन के लिए। और परिवर्तन हमने पढ़ा है, पिछले हम देख चुके हैं वीडियो में, कैसे जो मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, उसको चेंज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। लेकिन मैंने बताया था अभी क्रांति खत्म नहीं हुई, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही पर जाकर क्रांति खत्म नहीं हुई। मैंने बताया था कि जो थर्ड एस्टेट था उसमें जो पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे उनको अधिकार नहीं मिले, वो असंतुष्ट थे। तो फ्रांस की क्रांति का एक नारा था जो कि इन फिलोसोफर से ही निकला था, उसे देखिए जरा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, आज़ादी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, समानता और भाईचारा। अभी इक्वलिटी वाली बात कहाँ आई? अभी तो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स में अटके हुए थे, तो अभी रेवोल्यूशन समाप्त नहीं थी, आगे का दौर चल रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट हम, फ्रांस एबोलिश मोनार्की। फ्रांस में मोनार्की की समाप्ति होती है। कैसे होती है? द सिचुएशन इन फ्रांस continued to be tense during the following years। 1789 के बाद में लगातार टेंस सिचुएशन फ्रांस में बना हुआ था। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plan to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। देखिएगा सिचुएशन टेंस थी और राजा जो था लुई 16 वो इन चीज़ों से, हालांकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया था लेकिन वो खुश नहीं था। कोई अपना अधिकार क्यों छोड़े? राजा भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने पर्सिया के किंग से बात करी और आस पड़ोस के राजाओं से बात की, और ये जो आस पड़ोस के राजा थे ये भी चिंतित थे
कि अभी तो फ्रांस में जनता ने परिवर्तन करा है, फिर उनके यहाँ पे भी राजतंत्र खत्म होगा। इसलिए सारे के सारे एक योजना बना रहे थे कि सेना भेजी जाए फ्रांस में और 1789 के बाद में जो चेंजेज हुए उनको ख़त्म कर दिया जाए और फिर से राजा की सत्ता स्थापित हो जाए। लेकिन ये हो नहीं पाया। उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने ये डिसाइड करा कि हम पर्सिया और ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे और फ्रांस का युद्ध शुरू हो गया पर्सिया और ऑस्ट्रिया के साथ। ये अप्रैल 1792 में वार हुआ पर्सिया और ऑस्ट्रिया से। और जो जनता थी वहाँ की, जो लोग थे वहाँ के फ्रांस के, उन्हें पूरी तरह से शक था कि राजा इन विदेशियों के साथ मिला हुआ है। उसी बीच एक घटना घटित हुई। देखिए, वहाँ पर जो रेडिकल चेंज लाने वाला ग्रुप था, उसको तेज़ी से परिवर्तन वाला चाहने वाला, वो जैकोबिन्स कहलाते थे। और हुआ क्या, 10 अगस्त को 1792 में, मैं पहले डिस्कस किया था कि वहाँ पर ब्रेड क्राइसिस होते थे, रोटी की कमी हो जाती थी और लोग रोटी के लिए झगड़ा करते थे। लेकिन 10 अगस्त को जब पेरिस की जनता को भोजन नहीं मिला, ब्रेड नहीं मिली, तो वो एक ग्रुप बनाकर इकट्ठे होकर पहुँचे राजा के पास। राजा तो अंदर महल में बिजी था। रानी पहले निकल कर आई, मैरी एंटोनिस, और उसके साथ भी एक विचित्र बात थी। वो पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जानती थी। तो जो जनता थी, दे वर डिमांडिंग ब्रेड इन फ्रेंच लैंग्वेज, बट द क्वीन डिड नॉट अंडरस्टैंड फ्रेंच, सो her translator told her that the people were demanding for bread. देखिए कितना विचित्र माहौल था, लोग भूखे मर रहे हैं, ब्रेड मांग रहे हैं। ट्रांसलेटर बता रहा है रानी को कि ये लोग ब्रेड मांग रहे हैं। और देखिए, रानी इतने ज़्यादा ऐसो आराम में पलने वाली है कि वो एक कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई भूखा भी मर सकता है। वो नॉर्मली कह देती है कि ब्रेड नहीं है तो कोई बात नहीं, केक खा लेंगे लोग। अब सपोज करके देखिए, जिसके पास ब्रेड खाने के लिए नहीं है और वो ब्रेड मांगने के लिए जा रहा है और कोई उससे कह दे कि ब्रेड नहीं है तो केक खा लो, रानी तो समझ ही नहीं पाई गरीबी क्या होती है। लेकिन जनता इस बात पर भड़क गई और जनता ने राजा और रानी को होस्टेज बना लिया, पकड़ लिया। और 1792 में इलेक्शन हुआ फ्रांस में, अभी बात करेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ, इसमें जैकोबिन्स ने राइट टू वोट दिलवा दिया सभी एडल्ट को। और अब की बार जो एज फिक्स की गई वो 21 की गई। पहले आपने पता है 25 थी, केवल एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग थी। लेकिन यहाँ पर जैकोबिन्स ने वोटिंग दिलवाई सभी लोगों को, लेकिन मेल को, फीमेल को नहीं। अब देखते हैं, और जैकोबिन्स को लीड कौन कर रहा था? एक नेता था रॉबिन्सपियर। अभी बात करेंगे हम उसकी, रॉबिन्सपियर की भी। पहले हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ किंग और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कन्वेंशन। देखिएगा 1792 में नेशनल कन्वेंशन का इलेक्शन हुआ और अंडर प्रेशर फ्रॉम रेडिकल एंड अमंग इट्स मेंबर्स द लेजिस्लेटिव असेंबली सेट असाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। जो रेडिकल्स हैं, जैकोबिन्स हैं, इनके प्रेशर में आकर नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, उसको हटाकर अलग कर दिया। डिक्लेयर्ड द किंग डिसॉल्व्ड द असेंबली एंड कॉल्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ अ न्यू लेजिस्लेचर। और वहाँ पर घोषणा कर दी गई राजा को हटाने की, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और एक नए लेजिस्लेचर के लिए वोटिंग हुई। न्यू गवर्नमेंट द नेशनल कन्वेंशन। अब जो नई इलेक्टेड बॉडी आई उसका नाम नेशनल असेंबली नहीं था, अब नाम बदल दिया गया, नाम हो गया द नेशनल कन्वेंशन। अब नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया ये देखें। एबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक। जो वहाँ पर राजतंत्र था, मोनार्की थी, उसको समाप्त कर दिया और रिपब्लिक घोषित कर दिया फ्रांस को। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज रिपब्लिक।
अ स्टेट विच हेड इज इलेक्टेड, ऐसा देश जहाँ का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। तो मोनार्की का एंड हुआ और रिपब्लिक स्टार्ट हुआ। एडल्ट मेल सिटीजन्स वर ग्रांटेड द राइट टू वोट एंड होल्ड ऑफिस, जितने भी एडल्ट मेल थे उन सभी को वोटिंग राइट दे दिया। मैंने बताया अभी आपको, महिलाओं को छोड़कर सबको, चाहे गरीब है चाहे रईस है, क्योंकि अभी तक जो गरीब क्लास था वो परेशान था। वीमेन वर नॉट गिवन द राइट टू वोट, महिलाओं को वोटिंग राइट अब भी नहीं दिया गया। पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस वर मेंबर्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप द जैकोबिन, जिन्होंने चेंज किए वो कौन सा ग्रुप था? रेडिकल, तेजी से परिवर्तन करने वाले, जिन्हें जैकोबिन्स बोला गया। रेस्पॉन्सिबल फॉर बिहेडिंग द किंग लुई 16, और बताएंगे लुई 16 को अभी सजा दी गई, पकड़ लिया गया, उसके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया। और वो कौन है इनका नेता जैकोबिन्स का? वो नेता है रॉबिन्सपियर। रॉबिन्सपियर इनका नेता बना। अब देखिएगा, एक मुकदमा चलाया गया लुई 16 के ऊपर और उसको गिलोटीन पर उसकी सर काटकर उसको सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को देखिएगा किस तरीके से पब्लिकली लुई 16 के गर्दन काटकर जनता को दिखाई जा रही है। और यहाँ पर अब शासन शुरू हो जाता है जैकोबिन्स का, और जिनका लीडर है रॉबिन्सपियर। अब देखिएगा, ये जो पीरियड है रॉबिन्सपियर का, इसको रेंज ऑफ टेरर, आतंक का साम्राज्य कहा जाता है। एक्चुअली उसने बहुत चेंज किए रॉबिन्सपियर ने, लेकिन कठोरता बहुत ज़्यादा कर दी। और जितने भी विरोधी थे, चाहे वो नोबिलिटी से थे चाहे क्लर्जी से थे, सबको पकड़ा गया, सब पर मुकदमे चलाए गए और सबको फांसी की सज़ा दी गई। लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों को इस पीरियड में, जो उसका है अभी बताऊंगा, उसमें फांसी दी गई लोगों को और मार दिया गया जो भी। और उसने बहुत सारे जैसे जो संबोधित सब थे, मैडम वगैरह, सब समाप्त कर दिया। और उसने सभी को एक से, क्योंकि रईस लोग जो थे वो वाइट फ्लोर की रोटी खाते थे, ब्रेड खाते थे, उसने बंद कर दिया कि सभी एक सी रोटी खाएंगे, पूरे गेहूं की रोटी बनाई जाएगी। और आप जानते हैं गेहूं से मैदा बन जाता है, सूजी बन जाती है, उसने कुछ नहीं, सबके लिए एक सा ये व्यवस्था की। लेकिन ये जो रॉबिन्सपियर है रेंज ऑफ टेरर वाला, इसने जनवरी 1793 से जुलाई 1794 तक शासन किया। लगभग 20 से 25 हज़ार लोग मारे गए, चारों तरफ अराजकता थी, लॉ और ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ गई, बहुत कठिन निर्णय लिए गए, बहुत हार्श पनिशमेंट दिए गए। जरा जरा सी बात पर अपने विरोधियों को, ऐसा नहीं नोबिलिटी को ही मारा हो, जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे उन्हें भी इसने मरवाया। तो इसीलिए इसको रेंज ऑफ टेरर कहते हैं। लेकिन हुआ क्या, जुलाई 1794 में एक दिन इसको भी अरेस्ट कर लिया गया और अगले ही दिन इसको भी फांसी पर, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और रॉबिन्सपियर का एंड हो गया। जुलाई 1794 में फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस का, और अब की बार जो वोटिंग राइट था लिमिटेड कर दिया, क्योंकि कर दिया गया। और सत्ता में कौन आ गया? मिडिल क्लास के लोग, उन्होंने वोटिंग राइट को लिमिट कर दिया, सभी का वोटिंग राइट खत्म हो गया, फिर पहले की तरह ही हो गया। और अब की बार व्यवस्था, क्योंकि रॉबिन्सपियर ने ऐसा साम्राज्य स्थापित कर दिया कि एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर आ गई, तो इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई डायरेक्टरी की। 2 पार्लियामेंट बनाई गई इलेक्शन से, और वो पार्लियामेंट मिलकर 5 लोगों को, 5 मेंबर्स की एक डायरेक्टरी बनाएगी। जैसे कोई कंपनी होती है ना, डायरेक्टर्स होते हैं, तो ऐसे 5 डायरेक्टर्स बनाए गए फ्रांस को चलाने के लिए। और जुलाई 1794 में वहाँ पर डायरेक्टरी का शासन स्थापित हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आगे की हम चर्चा करेंगे।